नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती है। तो हमारा जो 30 डेज 30 वीडियोज की जो रैपिड सीरीज एग्जाम प्रिपरेशन की चली हुई है, तो उसका 4th पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम जो है नेक्स्ट कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम आज थोड़ा फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आता है भाई एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर मैं एम की बात करूं, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, तो वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हो गया एम। अगर मैं आपसे पूछ लूं ऑब्जेक्टिव, एम और ऑब्जेक्टिव में अंतर बता देता हूं। जैसे हम सब का टारगेट क्या है, गवर्नमेंट जॉब। सॉरी, हम सब का एम क्या है, गवर्नमेंट जॉब। एम हो गया ये हमारा। अब इस एम को प्राप्त करने के लिए किन सीढ़ियों को हम पार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 8th क्लास पास की, फिर हमने 10th पास की, फिर हमने 12th क्लास पास की, फिर हमने ग्रेजुएशन की, फिर बीपीएड किया, फिर अब स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए ऑब्जेक्टिव, ये होगी सीढ़ियां इस एम तक पहुंचने की। समझ गए, ये होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। तो एम तो क्या हुआ फिजिकल एजुकेशन का, एम हो गया भाई ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ऑब्जेक्टिव, अब ऑल राउंड डेवलपमेंट कब होगी, जब हमारे जो सारे जितने भी कंपोनेंट है वो सारे प्रॉपर बैलेंस में हो। तो ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आपकी होगी मेंटल, सोशल, ये इसके अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल है, जितनी भी है आपकी इन्वायरमेंटल है, सब तरह से आप बैलेंस में हो। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। और एम क्या हो गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये दो बातें समझ में आ गई भाई। इसके बाद एक डेफिनेशन बहुत बार जो है पूछी जाती है, फिजिकल फिटनेस की डेवलपमेंट। फिजिकल फिटनेस की डेवलपमेंट कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन। फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट डेली टास्क, जो डेली के जो टास्क है विदाउट फटीग। कैरी आउट डेली रूटीन टास्क विदाउट फटीग। फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट डेली रूटीन टास्क विदाउट फटीग। बिना थकान के डेली रूटीन के कार्यों को कंप्लीट करना है फिजिकल फिटनेस। से डेफिनेशन कई बार आ जाती है, तो आप इस डेफिनेशन को एक बार जो है नजरों में से निकाल सकते हैं, एग्जाम में आपके आ सकती है। फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो मैंने 8 ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चंस के पार्ट करवाए थे 1 महीना पहले। उसमें मैंने फिजिकल एजुकेशन की जो डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट वो सारी मैं करवा चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट 3-4 डेफिनेशन, अगर आपको लगता है कि वो आपने नहीं देखे, दोबारा चाहिए, तो आपको कमेंट कर सकते हो। अगर 15-20 कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो हम उनको देख लेंगे। अब कंपोनेंट देख लेते हैं भाई फिजिकल फिटनेस के। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल। 1 नंबर का काम यहां से आता है भाई हर हाल में। अब जो मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं ना, ये 1 नंबर का काम यहां से आता है। फिजिकल फिटनेस 2 प्रकार की होती है भाई। एक तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक तो होगी हेल्थ रिलेटेड, एक होगी स्किल रिलेटेड।
स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। अब दो तरह की फिटनेस होगी तो दोनों के कंपोनेंट भी अलग अलग हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो कौन कौन से कंपोनेंट आपके प्रॉपर जो है होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। अगर आप कोई गेम करते हो, उस गेम में आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो कौन कौन से कंपोनेंट आपके प्रॉपर काम करने चाहिए। एक नंबर का काम यहां से आता ही आता है। तो हम पहले मैं आपको बता देता हूं हेल्थ रिलेटेड जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं वो। सबसे पहला है कार्डियो, वस्कुलर, कार्डियोवस्कुलर एफिशिएंसी। इसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया। इसके बाद मस्कुलर इंडोरेंस, इसके बाद आपका फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके बाद बॉडी कंपोजिशन। ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है। स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है एजिलिटी, बैलेंस हो गया, स्पीड हो गया, पावर हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया। ये सारे भाई देखो, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कार्डियोवस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड जो आपकी फिजिकल फिटनेस है वो हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो मसल्स की रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करने की क्षमता है वो। इंडोरेंस, मसल्स जो हमारा मस्कुलर सिस्टम उसकी लगातार काम करने की क्षमता। फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ जॉइंट्स की रेंज कितनी है। बॉडी कंपोजिशन वो होता है भाई जिसमें मसल्स और फैट का अनुपात, हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि फैटी शरीर हो आपका, ठीक है। इसी प्रकार एजिलिटी भाई, किसी भी उसके ऊपर रिएक्ट करना, ठीक है, साइन के ऊपर। बैलेंस, प्रॉपर हमारी बॉडी बैलेंस में हो। स्पीड, आपका जो एक्सप्लोसिव पावर जो होती है और स्ट्रेंथ के बीच आपस का एक्सप्लोसिव पावर, और एक वर्ड और होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है भाई, स्पीड ध्यान नहीं आ रहा मेरे। पावर, मसल्स की रिएक्शन टाइम भी आपका सेम लगभग एजिलिटी की तरह होता है, ठीक है। तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम चला जाएगा। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कौन से और स्किल रिलेटेड, क्योंकि समय कम है तो इनको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, फिर उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है कि आप जो है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के नीचे दिए गए कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, वो भी कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद हाँ, एक जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का जो सबसे मेन जो कंपोनेंट वो होता है भाई कार्डियोवस्कुलर, मास्टर कंपोनेंट आप इसको बोल सकते हो। ये जो है प्रॉपर काम करना चाहिए, बाकी फिटनेस में लाए जा सकते हैं, ये भी लाया जा सकता है, लेकिन सबसे मुख्य जो कंपोनेंट है वो कार्डियोवस्कुलर फिटनेस वाला कंपोनेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्ट पूरा मतलब बॉडी के सारे सिस्टम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्रॉपर काम करेगा तभी हम जो है हेल्दी रह पाएंगे। तो ये दोनों चीजों से रिलेटेड कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए भाई, ठीक है, और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई डाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनकी। डाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनकी आप बात कर ले वहां। तो डाइट क्या होता है, डाइट, हेल्दी डाइट की मैं बात करूं, अगर मैं डाइट की बात करूं तो डाइट क्या होता है, जो जिस भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है वो प्रॉपर एक अनुपात में हो तो उसको हम डाइट बोल सकते हैं, हेल्दी डाइट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। प्रॉपर अनुपात में होनी चाहिए, प्रॉपर रेशियो में सारी चीजें, ठीक है, उसको डाइट आप बोल सकते हो, हेल्दी डाइट, ठीक है। डाइट, हेल्दी डाइट उसको बोल सकते हो जो एक नीड होती है हमारी वो, ठीक है। और डाइट में तो भाई कुछ भी हो सकता है, उसका कोई खास वो नहीं है। हेल्दी डाइट उसी को कहेंगे जितने जिस कंपोनेंट की हमें जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रॉपर जो है हमारे खाने में हो, प्रॉपर अनुपात में, उसे जो है हेल्दी डाइट बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड
भोजन के कंपोनेंट। देखो बात, जो भोजन में कंपोनेंट होते हैं ना, उनको दो प्रकार से भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है मनुष्य की जरूरत के हिसाब से, ठीक है, और दूसरा है जो वो चीज हमें देते हैं, हमारी शरीर को जो चीज उनसे प्राप्त होती है उसके प्रकार, उसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो शरीर को किसकी कितनी मात्रा में जरूरत है उसके हिसाब से डिवाइड करोगे तो क्या होंगे, मैक्रो, माइक्रो, ठीक है, दो टाइप। और अगर आप डिवाइड करोगे उनको, बॉडी को जो चीज उनसे प्राप्त होती है उसके हिसाब से, तो आप उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो एनर्जी वाला भाई, एनर्जी, दूसरा आपका बॉडी बिल्डिंग, तीसरा आपका प्रोटेक्टिव, फोर्थ आपका रेगुलेटरी। ये चार टाइप भाई जरूरत के हिसाब से, ठीक है। मैक्रो में कौन से कंपोनेंट आएंगे, मुख्य तौर पे खाने में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं पहले तो वो बता दूं भाई। आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता है ना। फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, फाइबर होता है, पानी होता है। ये सारी चीज खाने में होती हैं और इससे ज्यादा भी होती होंगी, ठीक है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हमारे काम की बातें हैं, ठीक है। ये सारी चीज हमारे फूड में होती हैं। अब यही चीजें जो है इनमें डिवाइड हो जाएंगी भाई। मैक्रो, वो फूड के कंपोनेंट जो हमें, जिनकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे मैं आपसे पूछूं तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है मुख्य तौर पे जो एग्जाम में आ सकते हैं। प्रोटीन, ये तीनों जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है भाई, समझ गए। मैक्रो मतलब इनकी अधिक मात्रा में जरूरत रहती है। माइक्रो में आपके विटामिन और खनिज लवण भाई, विटामिन और खनिज लवण किस में आएंगे, माइक्रो, इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। एग्जाम से रिलेटेड ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैक्रो जिनकी जरूरत अधिक मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माइक्रो जिनकी जरूरत कम मात्रा में हो, विटामिन, खनिज लवण, समझ गए, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद जो ये तो हो गए मात्रा के हिसाब से डिवाइड कर दी हमने। इसके बाद मैंने बताया जिस चीज की, जो चीज हमें इनसे प्राप्त होती है भाई, कोई एनर्जी देता है, कोई बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो है एनर्जी वाले फूड कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी में मुख्य तौर पे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है भाई, एक तो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट, एक फैट, ठीक है। मुख्य तौर पे ये दो चीजें हमें एनर्जी देती हैं। तो एनर्जी एल्डिंग फूड कंपोनेंट कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट। बॉडी बिल्डिंग, इसमें कौन कौन से आपके आएंगे, प्रोटीन। ये जो है सेल्स को, आपको पता है, रिकवरी में हेल्प करता है। जब सारा दिन काम करके सेल्स टूट जाती हैं तो हमें जो है उन सेल की रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड का काम कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटेक्टिव, विटामिन और खनिज लवण भाई, खनिज लवण ये आपके आएंगे जो प्रोटेक्टिव में। रेगुलेटरी में आपका वाटर, फाइबर, ये सारे जो भी बच गए ये रेगुलेटरी में आएंगे, ठीक है। ये हो गए जिस जरूरत के हिसाब से, मतलब कौन सी चीज किस कंपोनेंट से में क्या चीज मिलती है उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस प्रकार में, ठीक है। इसके बाद मुख्य तौर पे 3 चीजें मैंने आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका प्रोटीन। अगर प्रतिशत में इनका अनुपात पूछ लिया जाए, प्रतिशत में पूछ लिया जाए डाइट में किसकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, तो वो जो आपका रहता है रेशियो 57,
प्रतिशत में है भाई ये, ठीक है। 57% आपके खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके बाद फैट जो है 30% होना चाहिए, और आपका प्रोटीन जो है 13% होना चाहिए। तो टोटल आपका हो गया 100%। खाने में ये जो है रेशो इन तीनों चीजों का होना चाहिए। अगर अनुपात की बात करूं तो 4:1:1 में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, समझ गए इतनी सी बात। इससे रिलेटेड यही बातें एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद अच्छा, दो चीजें मैंने बताई एनर्जी यील्डिंग में आपको, कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है ना, वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन आपने देखे हैं क्रॉस कंट्री के जो रनर होते हैं ना, क्रॉस कंट्री मैराथन रनर, वो दुबले पतले होते हैं। तो ये दो चीज जब हमारी बॉडी से खत्म हो जाए तो एनर्जी के रूप में शरीर किसको यूज करता है, प्रोटीन को। देखा ना आपने, जो क्रॉस कंट्री या लॉन्ग रनर होते हैं उनके शरीर पे बिल्कुल भी फैट नहीं होती, यहां तक कि उनका शरीर एनर्जी के लिए प्रोटीन को भी यूज कर रहा होता है। तो याद रखें, हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है जब इन चीजों का जो स्टोरेज है बॉडी में कम हो जाए भाई, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये चीज हमें एनर्जी देती है, ठीक है। अब पूछ लिया जाए भाई 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना 1 ग्राम, तो इससे आपको कितनी किलो कैलोरी मिली। जो खाने की जो पावर होती है उसको किलो कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है, कैलोरी में उसको मापा जाता है भाई। ये बात भी हमें याद रखनी है, जो खाना है उसको कैलोरी में मापा जाता है, ठीक। कितना खाना खाया उससे आपको कितनी कैलोरी मिली, कितनी ऊर्जा, जो खाने की ऊर्जा उसको कैलोरी में मापा जाता है। अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो उससे कितनी एनर्जी मिली। इसी प्रकार अगर आपने 1 ग्राम फैट खाया, 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो उससे आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी। क्वेश्चन आ सकता है। जो फैट होता है उससे 4 कैलोरी मिलती है भाई, और सॉरी, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है 1 ग्राम, उससे 4 कैलोरी। इसी प्रकार 1 ग्राम फैट होता है उससे आपको 9 कैलोरी, और जो प्रोटीन होता है 1 ग्राम उससे आपको 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता, फैट देता, क्योंकि 1 ग्राम से आपको मिल जाती है 9 कैलोरी, ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। तो तीनों से आपसे पूछ लिया जाए कौन सा कितनी कैलोरी देता है तो आप बता दोगे पर ग्राम के हिसाब से। आपसे पूछ लिया जाए कोई एथलीट डेली 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता है तो वो कितनी कार्बोहाइड्रेट से कितनी टोटल कैलोरी रोज लेता है, तो आप बता सकते हो गुणा में 4 करके इसको, ठीक है। वेरी इजी, अंडरस्टैंडेबल, ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। 3 मुख्य कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भाई एक आधा कमेंट ऐसा आ जाता है कई बार कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूं। मैं रियल में बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, हाँ, लेकिन अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग बुक्स की हेल्प ली जाती ये है। तो भाई बुक्स भी हैं बहुत सारी, और जिस बुक से जो भी मटेरियल अच्छा लगता है वहीं से ले लेते हैं हम, ठीक है। अपना कोई कॉपीराइट नहीं है वैसे इन सारे जो स्टडी मटेरियल है इसके ऊपर बता देता हूँ भाई, मैं हेल्प लेता हूँ अलग अलग बुक से। अभी जिस बुक से मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो मैंने कुछ दिन पहले एक बुक का वीडियो बनाया था, सोनीपत से हैं संजय जी, उनकी ये बुक है जिससे मैं जो है हेल्प लेके आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। उस बुक का मैंने आपको बताया था मटेरियल अच्छा है तो उससे मैं फिलहाल हेल्प ले रहा हूँ। तो अपना कोई कॉपीराइट नहीं है भाई कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बात मैं आपको बता देता हूँ भाई। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो भाई जो मेन सोर्स है ना हमारी एनर्जी का, मेन सोर्स वो कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा जो मेनली हमारी बॉडी का सिस्टम डिपेंड करता है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर करता है। कैसे? जो एक तो ना कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पचने वाली चीज है। अगर आपने फैट ली तो उसको आपके शरीर में एनर्जी के लायक होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी अपने शरीर के अंदर पच के एनर्जी के लायक बन जाती है, ठीक है। और ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में स्टोर हो जाती है, जब काम करते हैं तो ये एनर्जी के रूप में यूज होती है। अब आपने फैट ली, खा ली, अब इस फैट को पचाने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत हमें, तो वो एनर्जी की पूर्ति भी कहां से होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है।
समझ गए। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी जो बॉडी है उसका मेन सोर्स है एनर्जी का। एक बात तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है। इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, अचानक की जरूरत हो उसके हिसाब से। समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद जो है एक बात ये भी, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते भाई। हाँ, आपने अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा ले ली तो वो फैट में कन्वर्ट होकर लीवर और जो हमारी स्किन है उसके नीचे स्टोर होनी शुरू हो जाती है, एडिपोज ऊतक में, ठीक है, वहां पे। तो ज्यादा इसको कार्बोहाइड्रेट को जो एनर्जी लायक उसमें उस फॉर्म में नहीं रख सकते, लगातार में लेना पड़ता है इसको, ठीक है, ओके। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलके बनता है? ये बनता है भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन 3 चीजों से मिलके बनता है भाई आपका कार्बोहाइड्रेट। याद रखनी है बात, ठीक है। इसके बाद हमारी जो डेली रूटीन की जो आवश्यकता होती है वो मैंने आपको बता दिया, 57% तक जो हमारे खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। मेनली बातें बता देता हूं भाई। एक तो सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। 2 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, बता दूं भाई। सिंपल खाते एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा सा टाइम ले, जैसे आपने चावल खाए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे पचने में, लेकिन आपने शहद खा लिया ना तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। समझ गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने गेहूं की रोटियां खाई, इसमें क्या है, टाइम लगेगा, समझ गए। और चावल में भी टाइम लगेगा, लेकिन शहद में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स, 2 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लें भाई, दूसरा जो हमारा पॉइंट था फैट। फैट की हमें हमारी बॉडी को 30% के लगभग जरूरत होती है, आपको पता है। तो फैट से रिलेटेड जो बातें एग्जाम में आ सकती हैं, सबसे पहली बात तो मैंने बता दी कि कितनी कैलोरी हमें फैट से मिलती है, 1 ग्राम से 9 कैलोरी जो आपको मिलेंगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी से हमें मिलती है, ठीक है। फैट किससे मिलके बनती है, और जो भी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। फैट चिकनाई भाई, देसी भाषा में कहूँ तो फैट, ये भाई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और इसको पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या होता है भाई, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड हिंदी में कुछ भी लिखो आप, इसको ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी इसको जाना जाता है। फैट को इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। फैटी एसिड भी इसको बोला जाता है भाई, फैटी एसिड भी इसको बोला जाता है, कई नाम होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। इसके बाद ये किस किस से मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से मिलके ये बनता है भाई आपका फैट। सेम वही कार्बोहाइड्रेट भी इन्हीं से मिलके बन रहा था और फैट भी इन्हीं से मिलके आपका बनता है। इसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बता दिया 9 ग्राम आपको एनर्जी देगी, 1 ग्राम जो 9 कैलोरी आपको मिलेंगी 1 ग्राम फैट से, ठीक है। और मेनली ये जो स्टोर होता है बॉडी में, ये लीवर में जाके स्टोर हो जाती है भाई एनर्जी, और वहां से फिर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी के रूप में यूज होती है जो बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। और इसमें ज्यादा हमें जो है घुसने की जरूरत है नहीं। अच्छा भाई, फैट के काम क्या होते हैं आपको पता है, मेनली जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर जम जाती, तो वो मेनली सुरक्षा का काम भी ये हमारा एनर्जी के साथ साथ करती है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करने में ये आपकी जो है हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है नहीं। प्रोटीन एक और था हमारा बॉडी का कंपोनेंट भाई, प्रोटीन। मैंने बातें बता रहा हूं मैं, आप इसको रिवीजन भी मान सकते हो, और भाई एचटेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। तो प्रोटीन
प्रोटीन भाई, प्रोटीन आपको बता दिया था 1 ग्राम 4 कैलोरी आपको प्रदान करेगा, ठीक है। और प्रोटीन बनते किससे हैं? एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन बनते हैं भाई, ये बात हमने याद रखनी है। और कितने प्रकार के टोटल एमिनो एसिड होते हैं? मेनली 20 प्रकार के एमिनो एसिड जो होते हैं, और इनमें से 13 जो एमिनो एसिड होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, उनकी ज्यादा जरूरत जो है नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये खुद बॉडी में बनते हैं, और लगभग 20-22 जो भी होते हैं, और 9 जो है एसेंशियल होते हैं जो हमें बाहर से लेने होते हैं भाई, ठीक है, जो बाहर से लेने होते हैं। लेकिन 13 नॉन एसेंशियल होते हैं जो बॉडी में खुद ही बनते हैं, 9 एसेंशियल होते हैं जो बाहर से लेने होते हैं, तो टोटल 20-22 होते हैं लगभग ये, ठीक है। तो एमिनो एसिड से ये जो है बनते हैं, और ये जो है मिश्रण किस किस का होता है? जैसे हमने पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनेगा, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो ये किससे बनेगा? इसमें वो तीनों चीजें तो शामिल रहेंगी, लेकिन एक नई चीज और शामिल हो जाएगी, वो होगी नाइट्रोजन भाई, नाइट्रोजन। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो है शामिल हो जाती है प्रोटीन के अंदर, वो क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, यह बात हमने याद रखनी, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में 100% आने की संभावना इससे जो है बनती है, ठीक है। इसके बाद भाई प्रोटीन भी बहुत प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कोई टॉपिक देख लेता हूं मैं, अगर करवाने का होगा तो आज के वीडियो में। वैसे तो जैसे अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विटामिन खनिज लवण से रिलेटेड बच गया, और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा बन जाएगा भाई, क्योंकि प्रोटीन और विटामिन में हम जो पढ़ेंगे ना, वो बीमारियां हैं, किसकी कमी से क्या बीमारी होती है, कौन से मिनरल्स की कमी से क्या बीमारी हमें हो सकती है, वो सारा जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ज्यादा टॉपिक्स को, ठीक है। आज की इस वीडियो में भाई इतना है। हाँ, एक बात और बता दूं भाई, ये जो मैं करवा रहा हूं ना 30 वीडियो 30 डेज, ये उन सब के लिए हेल्पफुल होंगी जिनका बेसिक जो है मजबूत नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जिनका बेस मजबूत नहीं है, जो एडवांस है ना, उन सबको बता भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, ये बेसिक सी बात है, और मैं बेसिक ही यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। कहीं ये ना सोचे कि आप बहुत ज्यादा एडवांस और मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, तो जो बेस वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, जिनका बिल्कुल भी बेस नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। तो मोटा मोटी जो बात है ना, मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आनी है, ठीक है। और ज्यादा यहाँ पे बताने का उद्देश्य मेरा है नहीं, तो जो बहुत ज्यादा एडवांस है वो ना देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका बेस मजबूत नहीं वो बच्चे जरूर देखें, यही जो है आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।